एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लवली आबदा। एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। फ्रांस का ये रिवॉल्यूशन एक इवेंट तो था ही, बट उसके साथ साथ बहुत सारे आइडियाज़ भी थे। वो आइडियाज़ जिससे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे आइडियाज़ निकल के आए। सो फ्रांस के बारे में जानना हम सबको इम्पॉर्टेंट है। उसके क्या हुआ था एग्जैक्ट, क्या चीज़ें हुई थी, क्या उस तरह की कंडीशन थी, सारी चीज़ें आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं 1789 की, जिसको हम कहते हैं प्री रिवॉल्यूशन। सो इस वक्त ना फ्रांस का कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, एंड अमेरिका का भी कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। सो उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस गेन करवाया था फ्रॉम ब्रिटेन। सो क्योंकि दो लोगों के कॉमन एनिमी थे तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे ऑफकोर्स। सो जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर एक बहुत ही हैवी डेप्थ था जो उनको पे करना था, और यहाँ से फ्रांस की हालत ख़राब हो गई। इस टाइप की सिचुएशन में अगर एक राइट पर्सन के हाथ में पार होती है तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, बट कैसा होगा जब उस वक्त जो किंग है वो भी निकम्मा ही हो। जी हाँ, फ्रांस में कुछ यही हुआ। बेसिकली वैसे ही फ्रांस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, एंड साथ ही में उस वक्त किंग बने लियो 16 व्हेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। बेसिकली उस टाइम पे सोशल हराइकी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती थी, नॉट ओनली एट फ्रांस बट सारी कंट्रीज़ में। सो उस वक्त लेकिन फ्रांस में इस सोशल हराइकी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट कहते हैं। फर्स्ट स्टेट के लोग क्लर्जी हुआ करते थे, पुजारी, सेकंड स्टेट के नोबल्स, एंड थर्ड स्टेट के बाकी सारे आम जनता, चाहे वो पीजेंट हो, लॉयर हो, बिजनेस वूमेन हो या कोई भी हो, वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। उस टाइम पे 90% पॉपुलेशन जो थे वो थी थर्ड स्टेट, एंड सिर्फ और सिर्फ 10% क्लर्गी और नॉबल्स थे। और जितने भी बर्डन होती थी, जितने भी चीज़ें होती थी, जितने भी टैक्सेस होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बर्थ प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। बेसिकली फ्रांस की जो भी ये सारी हालत ख़राब हो रही थी, उस सबका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे पड़ा था। एंड सेकंड फर्स्ट स्टेट अपना बर्थ प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों थर्ड स्टेट के लोग कुछ कहते नहीं थे, क्यों उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और वो क्यों ये सब सह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो किंग है उसको गॉड ने भेजा है, और जो क्लर्गी है उसको गॉड की तरफ से भेजा गया है सारी चीज़ें देखने के लिए हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो भी उनके साथ ये टैक्स वाले मसला चल रहा है कि उनको टैक्स पे करना है, उन पे बर्डन है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले जन्म में कुछ गलत किया है जिसका उन्हें अब पाप भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी सिस्टम चल रहा था, और ऑफकोर्स ये मीनिंगलेस है। एंड उस वक्त 1789 में फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन रोज अप हो गया। लाइक कैन यू इमेजिन कि जहाँ पे फेमाइन हो, इन्फ्लेशन हो, जहाँ पे खाने को कुछ नहीं हो, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पे पॉपुलेशन और बढ़ जाए। उस वक्त फ्रांस का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ की वजह से, वॉर्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोन था उसके ऊपर। उसके बाद फिर पॉपुलेशन भी ग्रो अप हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, राइट। और साथ ही में लियो 16 ने उस वक्त पैलेस बनाया, बेस्टिले पैलेस, जो आज भी फ्रांस में है, और वो बहुत ज़्यादा लग्जरी पैलेस है। एंड साथ ही में उनकी वाइफ मैरी एंटोनी, लाइक इनको ना दुनिया की सबसे ज़्यादा खर्चीली औरत अगर आप सर्च करते हो तो इनका नाम आता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, और लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें आती थी कि जब ये गॉड है, हमारे किंग गॉड है, तो वो क्यों हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ वो क्लर्जी और नोबल्स के साथ ही अच्छी चीज़ें होती है, क्यों थर्ड स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यहीं से लोगों ने स्टार्ट किया रीजनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, थिंकिंग करना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। लाइक इससे पहले वो बस ये करते थे कि ये हमारा गॉड है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, और जो ये बोलेंगे हमें वो करना, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इससे पहले हमने कुछ गलत किया है। बट इसी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास एविसेचेस, जो अपने माइंड का यूज़ करना, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने आइडियाज़ लगाए कि क्यों हमारे साथ
ऐसा हो रहा है क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जब हम एक आइडिया निकालते हैं तो वॉर होता है, और अगर उसी वॉर को एक डायरेक्शन दी जाए तो एक रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली ये पूरी फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है वो एक आइडिया पे ही बेस्ड है, जिससे फिलोसोफर्स के आइडियाज़, लोगों के आइडियाज़, मिडिल क्लास ऑफिसर्स के आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें। जब लियो 16 ने देखा कि फ्रांस में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो उन्होंने एक मीटिंग रखी। सो उस वक्त गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, बट एक बॉडी, उन्होंने एक एडवाइजरी बॉडी रखी जो सिर्फ एडवाइस कर सकती थी। जो उसमें से उन्होंने तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से 300 लोग आए थे, एंड थर्ड स्टेट ऑफ कोर्स 90% पॉपुलेशन थी तो 600 लोग आए। बट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग को सामने वाली डेस्क पे बिठाया गया, बट थर्ड स्टेट को पैलेस के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। और जब भी इस तरीके से वोटिंग की बात होती थी, जो तीनों स्टेट के एक एक वोट आते थे, सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट मिल जाते थे और थर्ड स्टेट के लोग अकेले रह जाते थे और हार जाते थे हमेशा। इस बार भी वही हुआ। थर्ड स्टेट के लोगों ने रिक्वेस्ट की 1 वोट 1 पर्सन के लिए, बट लियो 16 नहीं माने, और उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था ऑफ कोर्स पहले से ही, तो वो प्रोटेस्ट के लिए भागने लगे। बट मेन गेट तक पहुंचने से पहले ही लियो 16 ने गेट बंद कर दिया बेस्टिले का, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जितने भी 600 लोग थे, वो वहीं पे इंडोर टेनिस कोर्ट में बेस्टिले के अंदर ही प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए। ओके, टू बी ऑनेस्ट, ये पूरी जो फ्रांस की स्टोरी है ये इस तरीके की ऐसी लगती है कोई बुक की स्टोरी है, राइट, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बट टू बीइंग ऑनेस्ट, लाइक इट इज़ बेस, लाइक अभी हमने देखा इक्वालिटी, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, फ्रेटर्निटी की बात हो, लिबर्टी की बात हो, ये इस सारे आइडियाज़ की बात हो, ये कहीं ना कहीं फ्रांस के इस रिवॉल्यूशन से ये सारी आइडियाज़ निकल के आई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल जो था वो फिलोसोफर्स का था। सो उस टाइम पे भी जब टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिलोसोफर्स ने बहुत सारी स्पीचेस दी, उनकी बहुत सारी बुक्स थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए हैं बहुत सारे। एंड उस टाइम पे बहुत सारे क्लब्स भी बने इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। जो छोटे मोटे लोग होते थे तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, हम कह सकते हैं। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक फेमस क्लब था जो था जैकोबिन क्लब्स। उस वक्त पैलेस के अंदर तो लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, बट बाहर भी लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, खाने को कुछ भी नहीं था। सो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करने जाए किंग के पास। तो लोग पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फिलोसोफर्स की आइडिया थी जिसके ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग स्पीच दे रहे थे, लोग मोटिवेट कर रहे थे एक दूसरे को। सो उसी टाइम पे सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना बेस्टिले के पे जाते हैं और किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अप्रूव कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट कौन चाहेगा कि पूरे किंग का, जिनके डायनेस्टी जिनके हाथ में, वो उनके हाथ से जाए, राइट। सो लोग फिर भी किंग के पास जा रहे थे, बेस्टिले के पास, और किंग को ये लगा कि वो लोग अटैक करने आ रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लगा कि वॉर के लिए लोग आ रहे हैं, जिससे पहले, उनके पहुंचने से पहले किंग ने अटैक कर दिया। यस, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन। और लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया वॉर करना। बट जो कंट्री साइड था फ्रांस का, वहाँ विलेज वगैरह, वहाँ पे लोगों को पता नहीं था क्या चल रहा है, बस अफवाह उड़ गई कि हाँ वॉर हो रहा है। तो जितने भी वहाँ पे क्लर्गी वगैरह थे वो सब भाग गए कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री। चाहे हम वोटिंग की बात करें, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जितने भी आइडियाज़ हैं, जो इक्वालिटी की बात होती है वुमेन और मेन के बीच, ये सारी चीज़ें, ये सारी लिटरली सारी चीज़ें ये फ्रांस के ही लोगों की आइडियाज़ हैं, फ्रांस के ही रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ है। इस वजह से फ्रांस का रिवॉल्यूशन मैटर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि यहीं से ये सारी चीज़ें की बिगनिंग हुई है। तो ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बट एक पूरा एक आइडिया है। जब लियो 16 ने देखा कि सारी चीज़ें आउट ऑफ हैंडल हो रही है, सो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तो एक्सेप्ट कर लिया, बट सिर्फ और सिर्फ 21+ मेन, जिनके वोटिंग राइट उन्हीं के पास था, जो टैक्स पे करते थे, जिनके जो प्रॉपर्टी मैन होते थे,
उन्हीं के पास सिर्फ वोटिंग राइट था, बहुत सारे कंडीशंस थे और वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होती थी वो 3 स्टेट्स के लोग चलाते थे, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती थी क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स होते थे, सो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी हुआ करते थे। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चैलेंजेस भी आई। बाद में पता चला कि जो लियो 16 है वो पीछे से बहुत सारे कनेक्शन में है बहुत सारे नेबर कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से वो वापस से फ्रांस को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और ये पता करने के बाद लोगों ने उनको गिलेटीन कर दिया। गिलेटीन उस वक्त गले को इस तरीके से काट दिया जाता था, रख कर उसके ऊपर कुछ ऐसे छुरी मार दिया जाता था, तो उसको हम गिलेटीन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्लब के बारे में बताया था, जैकोबिन क्लब, जो मैंने बताया था बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा फेमस क्लब था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा चलने वाला क्लब था। तो वहाँ के लीडर थे रॉबस्पेरे, और रॉबस्पेरे एक बहुत ज़्यादा जालिम इंसान थे। और उस वक्त जब फ्रांस पे लियो 16 को गिलेटिन कर दिया गया था, तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो फ्रांस के ऊपर रूल कर रहे थे, रॉबस्पेरे जो थे। एंड रॉबस्पेरे उस इतने ज़्यादा जालिम थे, उनको वो चाहते थे इक्वालिटी, लिबर्टी और ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और बहुत स्ट्रिक्ट बिलीव करते थे। अगर किसी पे उनको डाउट भी होता था कि ये कुछ गलत कर सकता है तो वो उसी वक्त उनको ख़त्म कर देते थे। सो रॉबस्पेरे एक तरीके से अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखे तो वो सही थे, वो चाहते थे इक्वालिटी हो, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा जालिम थे। एंड में उनको भी गिलेटाइन कर दिया गया था। एंड उसके बाद फिर फ्रांस पे रूल किया था नेपोलियन ने। नेपोलियन की एक अलग से पूरी कहानी है, सो वो हम किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई कि लियो 16 के बाद उनकी जो खर्चीली वाइफ थी उसको भी मार दिया गया था। सो ये थी आज की वीडियो। फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आइडियाज़ हैं। सो हाँ, मैं इसका एक और पार्ट भी बनाने वाली हूँ जिसमें कुछ हम फैक्ट्स जानने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस के ये रिवॉल्यूशन में जो भी कुछ फैक्ट्स थे वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी अपडेटेड, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।